पोइट्री एंड लिटरेरी ग्रुप के सभी दर्शकों का मैं अनुपम रमेश किंगर, वैश्विक उपाध्यक्ष, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। और आज एक बार फिर आपको अपने इस कार्यक्रम एक मुलाकात में एक अजीम शख्सियत, एक काव्यात्मक हस्ती से मिलवाने लिए चलती हूं। कविताओं और शायरों की नगरी लखनऊ। हमारी आज की विशिष्ट कवित्री हैं श्रीमती अंजलि सरस्वत शर्मा जी। अंजलि जी ने यूं तो एमए पॉलिटिकल साइंस किया है, लेकिन इन्होंने प्रेम रस में महारत हासिल करी। ये आगरा में जन्मी और ये लखनऊ में रहती हैं, तो तहजीब और प्रेम इनके दाएं बाएं चलते हैं। इन्होंने पेशे से अध्यापिका और प्राध्यापिका दोनों ही रोल को बहुत ही सक्षमता से निभाया। अब ये घर पर हैं और ये कविताएं, कहानियां, आर्टिकल, इस प्रकार की चीजें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखती हैं। इन्हें अनेक पुरस्कार और अवार्ड से नवाजा गया है, जैसे कि इन्हें परफेक्ट श्रीमती अवार्ड मिला दैनिक जागरण से। इन्हें आदर्श महिला का अवार्ड मिला पति परिवार कल्याण समिति से। इन्हें प्राइड वुमेन ऑफ इंडिया अवार्ड मिला है। इन्होंने पोइट्री एंड लिटरेरी ग्रुप के कई कार्यक्रमों में भाग लिया और उसमें अपनी काव्यात्मक कला का ये लोहा मनवा चुके हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने इनके साथ अनेक बार मंच साझा किया और हर बार इनकी कविताओं से, इनके विचारों से, इनकी भावनाओं से अभिभूत रही। इन्होंने 10 न्यूज पर भी कई कार्यक्रम किए हैं। इन्होंने पीट मी नॉट लीव के लिए 8 कविताएं भी दी थी, जिनका रूसी भाषा में अनुवाद किया गया है। और इन्हें अपनी कहानियों और अपने कविताओं के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ये आगमन की लाइफ टाइम मेंबर हैं और ये कई बार कवि के साथ कॉफी एट डॉक्टर सत्यप्रकाश के कार्यक्रम पर भी फेसबुक लाइव पर नजर आती हैं। इसके अतिरिक्त ये एक माँ हैं, ये एक दादी हैं, और अगर आप इन्हें सोशल मीडिया पर फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कैसे अपने नाती पोतों के साथ प्यारी प्यारी तस्वीरें डालती रहती हैं, हर एक फंक्शन की, हर एक त्योहार की। तो आइए सीधे सीधे चलते हैं अंजलि जी के पास। अंजलि जी, आपका बहुत स्वागत आप हमारे आज के कार्यक्रम में, और मंच आपको यहाँ पाकर सम्मानित हुई। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं पोएट्री एंड लिटरेरी ग्रुप का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, जिसने मुझे इस योग्य समझा और अब मौका दिया है यहाँ पर अपनी कुछ बातें शेयर करने के लिए। और उसके अलावा कविताएं जो मैंने लिखनी शुरू करी, मैंने बोलना शुरू किया, तो ऑनलाइन जो प्रोग्राम्स थे वो सबसे पहले पोएट्री एंड पीएलजी में ही किए हैं मैंने, और उसके बाद से दूसरी जगह पे मैंने ये ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किए हैं। हालांकि मैंने लिखना बहुत पहले से शुरू कर दिया था, और मैं बहुत छोटी थी, केवल मात्र 2+ इयर्स की। तो मेरे बड़े भाई बहन स्कूल जाते थे, तो 25 दिसंबर का वहां प्रोग्राम हुआ, तो उन्होंने कहा ये छोटी सी बच्ची है, तो वही गेम खेलते थे, तो उन्होंने गेम्स में मेरे ऊपर रुका वो आके, तो उन्होंने कहा बेटा एक पोयम सुना दो। तो मैंने उनको पोयम एक सुनाने के बजाय 7-8 पोयम्स लाइन से सुना दी। तो कहने लगे ये तो बच्ची है, आपने इसका एडमिशन क्यों नहीं कराया है, इसको एडमिशन कराइए नर्सरी क्लास में, प्ले ग्रुप में आप। तो वहां से मेरी बोलने की शुरुआत शुरू हुई कि मैं 2 साल की बच्ची थी, बहुत बोलने लगी थी। जी, अरे खूब। तो मतलब होनहार बिरवान के होठ चीखने पात। जी जी, बिल्कुल बस ऐसा ही कुछ था जो हेरिडिटरी थी कुछ। और मेरे पेरेंट्स दोनों बहुत अच्छे सिंगर हैं, सिंगर थे कह सकते हैं, अब तो है नहीं वो लोग अब इस दुनिया में। और मदर ने मेरी यहाँ पे भातखंडे से म्यूजिक का पूरा बाकायदा कोर्स किया हुआ था, वोकल म्यूजिक का। अच्छा। तो उसपे सुनती रहती थी कुछ ना कुछ, तो उन्हीं की वो है
हेरिडिटरी है कि मेरे अंदर जो थोड़ा बहुत आया। उसके बाद मैं जब क्लास 8th में सेंट्रल स्कूल में पढ़ती थी, क्योंकि मेरे पापा की ट्रांसफरेबल जॉब थी, जी तो जी जहां जहां पे ट्रांसफर होता रहता था वहां वहां हम लोग 2-2 3-3 साल पढ़ते थे। तो फतेहगढ़ में मैं सेंट्रल स्कूल में पढ़ती थी जब 8th क्लास में, तो वहां पे टीचर ने एक ने हम लोगों को कंपटीशन करने के लिए दिया कि आप पोइट्रीज लिखिए। जी। तो उन्होंने सबको टॉपिक्स दे दिए और मुझे टॉपिक मिला मिर्च। मेरा मिर्च। अपने जो, जी, मेरे अरे वाह। क्लास के जो स्टूडेंट्स थे बहुत मेरा मजाक उड़ाया कि अंजलि को ऐसी चीज मिल गई है, इस पे तो ये लिख ही नहीं पाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, फिर भी मैं लिखने की कुछ कोशिश करती हूँ। तो 8th क्लास में मैंने मिर्च के ऊपर कविता लिखी थी कि मिर्च होती बड़ी चटपटी, खाने के साथ सब खाते, और अचार में सब इसे अचार बनाते और खाने में सलाद में खाते, ऐसे करके कई सारी लाइंस बनाई। और जब सबकी पोएट्रीज कलेक्ट हुई तो उसमें मेरी कविता को उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, क्योंकि टॉपिक ऐसा नहीं था जिसपे बहुत ज्यादा लिखा जा सकता। जी जी बिल्कुल। तो उसके बाद मेरी शुरुआत हुई, तो मैंने संस्मरण लिखने शुरू करे और छोटी छोटी घटनाएं जो आसपास देखती थी उनके ऊपर छोटी लघु कथाएं लिखनी शुरू करी और उनको सरिता में और दूसरी पत्रिकाओं में भेजने लगी। तो कुछ मेरे संस्मरण छपे उसमें, और हाँ, वहां से मुझे थोड़ा सा प्रमोशन मिला कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। हालांकि जी। मेरी अपनी सोच नहीं थी, वो मोस्टली संस्मरण थे। जब हम कहीं घूमने जाते थे या कोई कहीं ऐसी घटना घटती थी तो उसको लिख देती थी। एक बार ऐसे ही हुआ था कि हम लोग भरतपुर घूमने गए, वहां हमारा टेप रिकॉर्डर छूट गया था, तो वो टेप रिकॉर्डर लोगों ने वापस किया वहां के चौकीदार ने। तो उस घटना को मैंने भेजा था, तो वो पहली घटना थी जो सरिता में मेरी प्रकाशित हुई थी। ओह। के तो बाद आप से कितने वर्ष के रहे होंगे तब? मैं छोटे बारह ही रहे साल की होंगे। थी। जी, बस 12 साल की थी। और अच्छा। उसके बाद से मैंने थोड़ा बहुत लिखा, तो भेजती रहती थी बस ऐसे ही कहीं ना कहीं। तो उस समय तो प्रिंट मीडिया ही था मोस्टली, तो जी उसी में जी भेजती थी। बिल्कुल। फिर उसके बाद साइंस की स्टूडेंट थी, तो पढ़ने में 9th 10th में बहुत बिजी हो गई। बीएससी में मैं जब गई हॉस्टल में पढ़ने के लिए, तो मेरा एक अलग ही अनुभव हुआ, क्योंकि पापा का ट्रांसफर ड्यू था। तो पापा ने कहा बीएससी में तुम्हें हॉस्टल में आगरा भेज देती हूँ, तो भेज देते हैं। तो वहां पर हुआ। आमतौर पर कहते हैं कि रैगिंग बहुत खराब चीज है, रैगिंग होनी भी नहीं चाहिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल, ये मेरी टैग लाइन्स हैं और मेरी आइडियोलॉजी है। तो वहां पर जब रैगिंग हुई तो उन्होंने मुझसे डिफरेंट टाइप के सॉन्ग्स सुनने शुरू किए, और उससे मेरी एक जो झिझक थी अपनी बोलने की और स्टेज पे परफॉर्म करने की, वो खत्म हो गई। हालांकि थोड़ा मैं प्राइमरी सेक्शन में भी स्कूल्स में कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं होता था जिसमें मैं पार्टिसिपेट ना करती हूँ, चाहे वो डांस का हो या सिंगिंग का हो। जी जी जी। लेकिन इस ड्रैगिंग के बाद जब कंटिन्यूअसली उन्होंने तरह तरह के गाने सुने, मुझसे बोला नूरजहां का गाना सुनो, तो मैंने सुनाया। आप अगर इजाजत हो तो मैं एक एक दो दो लाइन बताऊं। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं। जी। तो हम वो कवि सम्मेलन में कहते हैं ना, आइए मंच आपका है। आज तो मंच सिर्फ आपका है अंजलि जी। नूरजहां की आवाज में गाना उन्होंने कहा गाओ, तो मैंने वो गाना सुनाया था। आवाज दे कहाँ वाह, है, बहुत खूब। आवाज मेरे दिल की, उम्मीद का जहां है, ऐसे में तू कहाँ है, आवाज दे कहाँ क्या है। बात, बहुत खूब, वाह वाह वाह। फिर फरमाइशें चलती रहती थी, अलग अलग सिंगर्स के गाने निकालने जी की थोड़ी वो सीखी मैंने। जैसे एक बहुत टिपिकल गाना था जो मुकेश जी ने गाया था, लेकिन था वो केएल सहगल की तर्ज में उन्होंने गाया था। जी। जिंदा हूँ इस तरह की गमी, जिंदगी नहीं। और इसी तरह करते करते तो बहुत सारे गाने थे जो हम लोगों ने उस तरीके से गाए
तो फिर वहां मैं फेवरेट बन गई कॉलेज में, बीएससी में, और लोग मेरे से अंताक्षरियां हुआ करती थी, तो एक टीम बनती थी अलग से, क्या ये अंजलि की टीम है। तो उसके बाद से मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मुझे वाह स्टेज पे हमेशा अकेले खड़ा किया गया कि तुम अकेले सोलो सिंगिंग कर सकते हो, यहाँ से करो। तो मैंने गजलें गाई बहुत सारी वहां पे और काफी अच्छे परफॉर्म किया, काफी ज्यादा। जी फिर नेचुरली पापा का ट्रांसफर हुआ तो मैं रायबरेली आ गई, वहां पे मैंने बीएड और एमए किया। जी एमए में चूंकि पॉलिटिकल साइंस से किया था और रायबरेली थी, इंदिरा गांधी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, और फिरोज गांधी कॉलेज था, तो बहुत प्रोमिनेंट थे जो लोग पॉलिटिकल साइंस में एमए करते थे वहां पे, उन लोगों को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। तो वहां मैंने सेमिनार्स में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया और एक और ज्यादा बोलने का और बात करने का अवसर मिला लोगों से, काफी मैंने वहां पे परफॉर्म किया। उसके बाद फिर आफ्टर मैरिज मेरी 10-15 साल थोड़ा गैपिंग हो गई, जी तो एक 95 शांति से। हो जाता है जी जी। बच्चों के साथ। जी 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 बच्चों के साथ तो फिर और फैमिली में भी बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं थी इस तरीके की कि बच्चों को कोई देख पाता और मैं अपना कोई जी काम कर जी पाती। समझ सकती हूँ जी बिल्कुल। तो मैंने टीचिंग भी बंद कर दी थी, और जबकि बिफोर मैरिज मैं टीचिंग तब भी करती थी। और उसके बाद मैंने फिर 95 से लिखना शुरू किया आर्टिकल्स अपने। तो पहला आर्टिकल था मेरी नारी समाज और राजनीति पे। ओह ये पहला मेरा आर्टिकल जो सहारा पत्रिका में छपा था, नारी समाज और राजनीति के ऊपर। और उसके जी बाद तो लाइन लगती रही, जैसे अब एक और लिखा था मूल कर्तव्यों से भटकती नारी। तो मोस्टली वो था कि जो समाज से जोड़ती थी हमको चीजें, हमने उस चीज पर लिखना शुरू किया। और जब लोगों से प्रोत्साहन मिला तो आगे बढ़ते चले गए, और अपनी लेखनी से विशेष रूप से नारी की भावनाओं को मैंने उजागर करने की कोशिश की। और अपनी हर लेखनी में लगभग मैंने मानव की भावनाएं और विशेष रूप से नारी की भावनाओं को उकेरा है। और बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं अनुपम जी जो लेडीज बोल नहीं पाती हैं, वो बिल्कुल मन में सही कहा। महसूस करती हैं, और जी वो घर में रहते हुए उन चीजों को कह नहीं पाती हैं। वो हमेशा जली हुई रोटी खाती हैं, सोचती हैं अच्छे से अच्छा बच्चों को, फैमिली को दे दें, लास्ट में खाएं। कभी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। लेकिन जो उनकी मूल भावनाएं मन की हैं, जो मैंने महसूस की और लोगों में देखी, तो मैंने उसको अपनी कविताओं में उकेरना शुरू किया। जी और बिल्कुल। मैं हर सामने तरीके की। वही देख रही हूँ। नारी हूं मैं समझौतों का सागर हूँ, कभी जी अरमानों से समझौता तो कभी जिंदगी से समझौता। जी, बहुत ही कहिए तो इसकी। खूबसूरत। जी जी कहिए तो कुछ लाइंस पढ़ूं जी इसकी। यदि आप मैं नेकी और पूछ पूछ मैं आपसे यही कहने वाली थी कि अगर आप ये कविता हमें सुना दें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। आप इसी की बात कर रही थी और यही कविता अगर हम सुन लें तो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। नारी हूं मैं, समझौतों का सागर हूं, कभी अरमानों से समझौता, कभी जिंदगी से समझौता। कभी अरमानों से समझौता, कभी जिंदगी से समझौता। हर पल हर क्षण अपने वजूद से किया समझौता। हर पल हर क्षण अपने वजूद से किया समझौता। और जीतने पर भी हमने हार से किया समझौता। वाह सबको खुश रखने के जतन में, सबको खुश रखने के जतन में हर बात से किया समझौता। और नारी हूं मैं, हर वक्त किया समझौता, हर वक्त किया समझौता। और अपने ही सफर और अपनी ही जिंदगी में हर शख्स से किया समझौता। वाह वाह जी बहुत खूब। थैंक यू थैंक यू। नारी हूं मैं, किसी ने पुचकारा नहीं, दुलारा नहीं, रूठने पर किसी ने मनाया भी नहीं, रूठने पर किसी ने मनाया नहीं। लेकिन अपनों को खोने के डर से, लेकिन अपनों को खोने के डर से फिर कराया एक नया समझौता, फिर कराया एक नया समझौता। और नारी हूं मैं, गुलशन न उजड़े, इसी कश्मकश में किया हर रोज नया एक समझौता। नारी हूं मैं, वाह गुलशन न उजड़े,
इसी कश्मकश में किया हर रोज एक नया समझौता, और नारी हूं मैं घुटती रही जीवन पर्यंत, फिर भी उठ खड़ा हुआ एक नया समझौता, एक नया समझौता। वाह, बहुत खूब। थैंक यू, थैंक यू। नारी को समझौता करना ही पड़ता है, लेकिन उसकी कुछ चीजें हैं जो मैं और बयान करना चाहती हूँ इसी के आगे। जी जी जी, कि मैं यही कहना चाह रही थी कि पता नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, शायद आप इससे सहमत ना हो। जी जी नारी को समझौता करना पड़ता नहीं है, नारी की फितरत ऐसी है कि वो कर लेती है, वो जी जी दूसरों के लिए त्याग कर देती है, और उसके इस समर्पण को उसकी जी कमजोरी समझने की भूल कई लोग कर जाते हैं। जी जी जी। जी और इसीलिए नारी को या माँ को ईश्वर तुल्य माना है, कि वो प्रभु के, भगवान के तीनों रूप जो एक मिल के काम करते हैं, वो एक अकेली माँ या स्त्री करती है। जी मेरे हिसाब बिल्कुल। से माँ केवल कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि एक स्त्री पत्नी के रूप में पति को भी वही सब कुछ देती है। वो उसको भी बच्चे की तरह देखती है, उसकी भी देखभाल करती है, उसका सब कुछ करती है। तो जो ममता वो बच्चों पे लुटाती है, वो पति पे भी लुटाती है, वो परिवार पे बिल्कुल। भी लुटाती है, वो सभी जी पे लुटाती है। जी। लेकिन फिर भी एक स्त्री हमेशा खड़ी रहती है अपनी जिंदगी के लिए। तो इस पर मैंने ये लाइनें लिखी हैं कि न ख्वाहिशें मरी हैं, न जिंदगी रूठी है। न वाह। ख्वाहिशें मरी हैं, न जिंदगी रूठी है, फिर भी न जाने क्यों ये अजीब सी कमी है। फिर भी न जाने क्यों ये अजीब सी कमी है, न पांव ही थके हैं न मंजिल विहीन है। न पांव ही थके हैं न मंजिल विहीन है, फिर भी न जाने क्यों ये उम्मीद की क्षति है। फिर भी न जाने क्यों ये उम्मीद की क्षति है, और न ज्योति में विघ्न है। न ज्योति में विघ्न है, और न दिन आशाहीन है। न दिन आशाहीन है, फिर भी न जाने क्यों ये तिमिर अंतहीन है। फिर भी न जाने क्यों ये ये तिमिर तिमिर अंतहीन है। अर्थहीन है। वाह वाह वाह। थैंक यू। बहुत न खूब। राह भटकी है और न लक्ष्य से रहित है। न राह भटकी है, न लक्ष्य से रहित है, फिर भी न जाने क्यों ये रुकावटें विचित्र हैं। ये रुकावटें विचित्र है। कोई काम करने चलते हैं तो बीच में कई रुकावटें आ जाती हैं। जी और बिल्कुल। जी, न ढोल ही फटी है, न भीड़ ही घटी है। मतलब महफिल पूरी जवान है। न ढोल ही फटी है, न भीड़ ही घटी है, फिर भी न जाने क्यों ये नगाड़े ही शमित हैं। ये वाह नगाड़े ही वाह शमित वाह, हैं। बहुत खूब, वो बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह। जी जी, धन्यवाद। न सौभाग्य की त्रुटि है, न मन ही द्रवित है, फिर भी न जाने क्यों वो आनंद ही नहीं है। वो आनंद ही नहीं है। वो आनंद ही नहीं है। वो आनंद ही नहीं। बहुत खूब, बहुत गहरी बात आपने बहुत सीधे शब्दों में, लेकिन बहुत ही सशक्त मानक के द्वारा कह दी। बहुत खूबसूरत अंजलि जी, जी, सच में बहुत बहुत नारी हृदय की कोमल से कोमल कोमल चीज। भावनाओं को आपने बहुत ही सशक्त रूप में प्रस्तुत किया। बहुत अच्छी कविता आपकी, बहुत बधाई आपको इसके लिए। तो बहुत फिर बहुत वापस धन्यवाद लिखने जी। का क्रम कैसे शुरू हुआ, और वापस कैसे आपने कलम उठाई 15-16 सालों के एक लंबे अंतराल के बाद? ये बच्चे बड़े हो गए थे, जी मुझको टाइम मिल जाता था अब घर में अपने आप को। तो मैं सोशली तो थोड़ा सा अवेयर थी शुरू से ही हर चीज के लिए, कि समाज में जो घटित हो रहा है उन चीजों के ऊपर भी मैं लिखने की कोशिश करती थी। जी तो धीरे धीरे लिखना शुरू किया, और दोबारा से मैंने टीचिंग भी शुरू कर दी। जी। और उसके बाद मैंने प्रिंसिपलशिप भी की और टीचिंग की, और मैंने एनटीटी की में भी ट्रेनिंग दी है। अच्छा। एनटीटी। जी। तो वहां पे भी मुझे एनकरेजमेंट मिल रहा, लोग बहुत मिल जाते थे। तो वो मुझे एनकरेज करे थे, अरे मैम आप इतना अच्छा लिखते हो, आप एक बार करो तो लिखो तो भेजते हैं पेपर्स में, ये करते हैं। काफी लोगों ने प्रमोशन दिया उस चीज के लिए। जी
धीरे धीरे कॉलेज में, स्कूल्स में जो जो किया वो सब कुछ बहुत प्रमोट करता था। कॉलेज में हमेशा जब मैं बोलती थी तो लोग खूब बहुत अप्रिशिएट करते थे। स्कूल्स में जब भी, जहाँ एज टीचर रहती थी तब भी मैं वो रहते थे। म्यूजिक टीचर्स होती थी, ऑल्दो मेरे से कहते थे कि बच्चों को आज प्रोग्राम्स के लिए आप गाने सिखा दीजिए, आज नेशनल सॉन्ग सिखा दीजिए, इन लोगों को कुछ कर दीजिए। तो वो धीरे धीरे करके लिखना, और समाज के प्रति तो शुरू से अवेयर थी मैं। पर्यावरण के बारे में बहुत सोचती थी। मैंने कहा कि, और ये आज से नहीं, मैंने बहुत साल पहले जब मैं 12th क्लास में थी और हमें एक मॉडल बनाता था स्टेट लेवल के लिए, तो उस समय सोचिए 1978 में मैंने 12th किया है। मैं बहुत छोटी एज की थी वैसे उस समय, क्योंकि मैंने बहुत अर्ली एज में पढ़ाई शुरू कर दी थी। जी। तो 12th में 1978 में मैं थी। तो मॉडल जब बनवाया था तो मैंने उस टाइम में अनुपम मैंने पॉल्यूशन के ऊपर मॉडल बनाया, और वो मॉडल जो था मेरा स्टेट लेवल पर सेलेक्ट हुआ कि ये, मतलब उस टाइम के हिसाब से वो बिल्कुल नया एकदम कॉन्सेप्ट था जी। कि कोई सोच ही नहीं सकता था। उसमें एक काफी बड़ा सा लेके उसमें हट्स बनाई, उसमें कारखाने बनाए, उसमें कार्स बनाई, सब पॉल्यूशन निकाल के बनाया उसको बहुत अच्छा सा। तो वहां से मुझे पर्यावरण के प्रति शुरू से लगाव था। घर भी ऐसे हुआ करते थे जहाँ पे घर में बहुत पेड़ पौधे हुआ करते थे, तो बिल्कुल। मैंने पर्यावरण के ऊपर बहुत काम किया। जी। और गार्डनिंग मैं अपने घर में तो खुद ही करती हूँ। मैंने कोई गार्डनर नहीं रखा हुआ है, खुद अपने आप ही उनको मेंटेन करती हूँ अपने प्लांट्स को। वाह। और दूसरों को भी अवेयर करती हूँ कि तुम लोग प्लांट्स लगाओ। और आजकल तो बहुत जरूरी हो गया है कि प्लांट्स के प्रति हम लोग जी सजग जी रहें और उनको बिल्कुल। लगाने करें। जी। हमारे यहाँ भी वैसे तो आप कहें तो डेजर्ट है, लेकिन आप देखिए बहुत शिद्दत से लोग बहुत मेहनत से जी जी। पेड़ पौधे लगाते हैं। और हम लोग कोशिश करते हैं, खासकर अभी जब जब सदगुरु आए थे तब तो सबको एकदम से बहुत जोश आ गया था सेव सॉइल का। तो अब बहुत प्लांट्स लगाए जाते हैं यहाँ पे, और बाकायदा और एक जी, गो ग्रीन कॉन का पूरा रेवोल्यूशन जैसा समझिए आ हाँ रहा है। जी जी जी, देखा प्लास्टिक का मैंने बैग लेने लगी है पिक्चर। तो 10 लोग कहते हैं नो नो, तो आप छोड़ देते हैं। छोड़ जी। देते हैं। बहुत खूब। और जी वो दैनिक जागरण वाला जो प्रोग्राम हुआ था मैडिमिक्स का की तरफ से, तो उसमें भी हर्बल कॉस्मेटिक्स को उन्होंने प्रमोट करने के लिए किया था वो। तो मेन चीज यही थी कि आप जो नेचुरल चीजें हैं जो उनको यूज करिए। और आप यकीन मानिए मैंने कभी कॉस्मेटिक्स यूज नहीं किए सिवाय लिपस्टिक लगाने के। कभी भी कोई भी पाउडर, फाउंडेशन कुछ भी यूज नहीं करती हूँ मैं। और यही मैंने वहां पे संदेश दिया सबको कि भाई जो नेचुरल चीजें हैं उनको आप लगाइए। जैसे हम लोग टमाटर है, खीरा है, वो फेस पैक बना के बेचते हैं, वो मत लगाइए, आप नेचुरल टमाटर लगा लीजिए, बल्कि इनसाइड खाइए तो वो ज्यादा फायदा करे। जी बिल्कुल। अगर हम वो डाइट पे ले रहे हैं, क्योंकि मैंने जो बीएससी किया था अनुपम जी, वो बीएससी होम साइंस में था, और उसमें डाइट थेरेपी स्पेशलाइजेशन किया था मैंने उसमें। जी तो जो जी जी। डाइट थेरेपी थी उसके अकॉर्डिंग मैं चलती हूँ हमेशा। और उसमें भी यही कहते थे कि आप इनर चीजें लीजिए। आप जो चीजें हम बोल रहे हैं वो लगाने से बेहतर है कि अगर वो अंदर से उसे आप कोर्स से खाइए। आपकी जी बॉडी में आएगी, खाएंगे, तो वो ज्यादा आपको इफेक्टिव होगी। जी तो जी उसी पे जी मैंने ज्यादा ध्यान दिया। जी। और एक अभी छोटी सी कार्यक्रम के बाद मैं आपसे पूछती हूँ अपने लिए। जी जी जी। तो बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा अंजलि जी, आप पर्यावरण के ऊपर लिखती हैं और आप नारी की संवेदनाओं के ऊपर लिखती हैं। तो लेकिन आप प्रेम या श्रृंगार रस पर भी बहुत अद्भुत कविताएं लिखती हैं। तो यदि आप हमें अपनी कोई श्रृंगार रस की कविता सुनाएं तो आपकी बहुत कृपा होगी। एक जैसे, मैंने जी, एक छोटी, है ना आपकी, पावन मुझको बस इतना कर जी दे, जी, वही रंग वही लेके फूलों के मुझ में भर दे। जी जी। बहुत ही वो खूबसूरत है। एक छोटी बच्ची को इमेजिन करके मैंने लिखा है जी कि पावन मुझको बस इतना कर दे। प्रभु से कुछ मांगा नहीं अनुपम जी कभी मैंने,
जी जो उसको पता है, जैसे मुझे अपने अंतर्मन की भावनाएं पता है, वो ईश्वर को भी पता है। तो मेरा सोचना ये था कि वो जो देगा वो अपने आप से देगा, हमें कुछ भी हमें बिल्कुल। मांगने की जरूरत नहीं है। जिस चीज की मुझे जरूरत है उनको पता है, वो खुद ही मिल जाएगा मुझे। तो बस ये छोटी सी एक कामना है कि पावन मुझको बस इतना कर दे, रंग फूलों के मुझ में भर दे, और जब लाल रंग में रंग जाऊं मैं, जब लाल रंग में रंग जाऊं मैं, मंद मंद मुस्काऊं मैं, और चहक उठूं मैं वन चिड़िया सी, चहक उठूं मैं वन चिड़िया सी, तितली सी इठलाऊं मैं, तितली सी इठलाऊं मैं, और हरी चुनरिया ओढ़ चली तब, हरी चुनरिया ओढ़ चली तब, सावन के रस गाऊं मैं, और झूम झूम कर नाच नाच कर इधर उधर मंडराऊं मैं, झूम वाह। झूम कर नाच नाच कर इधर उधर मंडराऊं मैं, अब पीले रंग में रंगी ओढ़नी बसंत सी खिल जाऊं मैं, पीले रंग में रंगी ओढ़नी बसंत सी खिल जाऊं मैं, और शीतल पवन सी चलती उड़ती गीत सुहाने गाऊं में, गीत सुहाने गाँव में। एक अल्हड़ सी लड़की बस यही कामना करती है। और नीले रंग में सराबोर हो, नीले रंग में सराबोर हो, आकाश पर लहराऊं मैं, और खुली पतंग सी हिलती डुलती पतंगे सी बल खाऊं मैं, और छट गए जब काले बदरा, छट गए जब काले बदरा, तब इंद्रधनुष सी आऊं मैं, और रंग बेरे खेरे इत उत्पीड़ती मौज में अपनी नाचूं मैं। फिर सातों रंग में रंग के स्त्री वाह। अपना रूप दिखाती है। वो सात रंग उसके अपने भावनाओं के हैं, जिसको जी वो इंद्रधनुष के में हम लोग देखते हैं, और वो पूरी जिंदगी उसको अपने जीवन में ओढ़ के चलती है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सचमुच में अनेक एक दायित्व निभाती हुई नारी, अनेक जी अपने एक छोटी सी कर्तव्यों का कविता और निर्वहन है। करती हुई नारी, और हर एक के लिए एक अलग स्वप्न संजोती हुई नारी, सतरंगी ओढ़नी ही ओढ़कर चलती है। बहुत जी खूबसूरत जी कविता। जी, जी बहुत 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 शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। एक मैंने छोटी सी नाव कविता लिखी थी, जिसमें जी बच्चों को क्या सोचना चाहिए, क्या करता है वो, उसको कितना किस किस चीज से बचना पड़ता है, उस चीज के ऊपर लिखी थी। तो जी कुछ समाज और नारी की जो भावनाएं हैं उनको रिलेट करते हुए लिखा है इसमें, कि जी। छोटी सी पतवार से नैया को खेना है, छोटी सी पतवार से नैया को खेना है, और भयानक तूफान से भी नाव को बचाना है, भयानक तूफान से भी नाव को बचाना है, और बिन डूबे किनारों को पाना है, बिन डूबे किनारों को पाना है, क्योंकि अपने दम पे करना है। जी छोटे से पंखों से परियों को उड़ना है, छोटे से पंखों से परियों को उड़ना है, और भीष्म काए दरिंदों से भी खुद को बचाना है, वाह। भीष्म काए दरिंदों से भी खुद को बचाना है, और बिन थके आसमानों को छूना है, बिन थके आसमानों को छूना है, छोटे से कदमों से लक्ष्यों को झेलना है, छोटे से कदमों से लक्ष्यों को झेलना है, भेदना है, अब विशाल बाधाओं को भी पार आना है, और बिन थके मंजिलों को पाना है, बिन बहुत थके खूब। मंजिलों को पाना है, और छोटी छोटी बातों से विश्वास जगाना है, छोटी छोटी बातों से विश्वास जगाना है, और भीतरी तिमिर को भी, भीतरी तिमिर को भी दूर भगाना है, और बिन रोए खुशियों को चुराना है। ये बिन स्त्री की रोए खुशी। त्रासदी है, बिन रोए खुशियों को चुराना है। यही स्त्री का सबसे बड़ा आडंबर है, कि वो अंदर से रोते हुए भी मुस्कुराती है। जी बिल्कुल। छोटी सी प्रीत से दिल को बहलाना है, और परम बैरी को भी अपनों से मिलाना है, और बिन कुढ़े उल्लास मनाना है, और छोटे से जीवन में हर पल को जीना है, नितांत गमों को भी दिल से हराना है, और बिन जले उजालों को पाना है, बिन जले उजालों को पाना है, छोटी सी नैया को पार लगाना है, और हर अंधियारे को जीवन से हटाना है, हर अंधियारे को जीवन से हटाना है। बहुत और खूबसूरत।
बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्रेरणादायक कविता आपकी, ये वाली अंजलि जी। सचमुच में एक नारी को, एक बच्ची को जो कि जीवन प्रारंभ करने वाली है, जी जी बहुत से बचकर और बहुत से झेल कर और कई सारे देख कर, संभल कर और निकलना होता है। जी हमारी नानी कहा करती थी कि बेटा आंचल पहनना भी है और सरकने भी नहीं देना है। जी जी जी, बिल्कुल तो सही। आपने बस उसकी, आपकी इस कविता ने वो बात याद दिला दी, क्योंकि आसान होता है आप आंचल ही ना पहने और निकल लें सड़क पर, लेकिन जी पहनना भी तब है और सरकने भी नहीं देना है, ये बात कमाल की हो जाती है। तो बहुत जी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी आपकी उत्कृष्ट कविताएं, और बहुत ही आनंद आ रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे बैठ करके दो सखियां बातचीत कर रही हूँ, ऐसा जी नहीं लग रहा बिल्कुल। जैसे मैं आपका कोई साक्षात्कार ले रही हूँ। तो अंजलि जी एक बात बताइए, आप इतना अच्छा लिखती हैं, आपने कभी किताब छापने का नहीं सोचा, या अपनी इन इतनी अच्छी कविताओं को जो इतनी प्रेरणादायक हैं, आप आने वाली नस्लों के लिए क्या, कैसे छोड़कर जाना जी चाहिए? वो काम चल रहा है उसके ऊपर। जी मैं अच्छा, नारी बहुत के खूब। जी अंतर्मन नाम से ही एक कविता, वो काव्य संग्रह अपना निकालने जा रही हूँ। और जैसे ही कंप्लीट होगा तो सबसे पहले पीएलजी में ही उसको बताऊंगी मैं कि मैंने ये पुस्तक मेरी आई है। अरे बिल्कुल और बिल्कुल जी। जी अंतर्मन नाम से, नारी का अंतर्मन। और उसकी एक संग्रह मैंने बना लिया है कुछ कविताओं का, उसको प्रकाशित करवाना है। और उसके बाद जो बाकी की है उनको अलग काव्य संग्रह बनाऊंगी। तो वो थोड़ा सा डिफरेंट करके उसको बनाने की जी अभी जी, बहुत खूब बहुत खूब। कुछ, अभी मैंने अपनी तरफ से तैयारी कर ली है, कुछ प्रकाशकों से बातचीत चल रही। जी अगर जैसे हाँ, ही ये सक्सेसफुल होती एक है और तो नया हाँ। ही, एक अलग लेवल की वो होती हैं ये जी जी विडंबनाएं, प्रकाशक से बातचीत करना और वो सब, जी बहुत ही अलग नजरिया होता है उनका हमसे जी जी जी। देखने का किताबों को। जी और बिल्कुल, बहुत खूब। यहाँ तो पीएलजी में तो फैल सर, सिमी मैम, आप लोग हैं, बाकी सभी जितने भी लोग हैं काफी कोऑपरेट करते हैं, काफी सहयोग देते हैं, काफी प्रोत्साहन देते हैं। जी बिल्कुल, मैं हमेशा तो कहती हूँ कि पीएलजी तो समझिए जैसे एक परिवार की तरह परिवार। से ना, जी आप कुछ भी करें वो आपको प्रोत्साहित करते हैं, और जी जी प्रोत्साहन से इतनी हिम्मत मिलती है कि फिर आगे आप उससे अच्छा कर पाते हैं। वरना जी कविता के लिए कोई ऐसा मंच जो हर सप्ताह आपको प्रेरणा दे, बहुत कम मिलता है। जी और हालांकि यहाँ पर इतने नहीं होते, लेकिन जब भी कभी कोई बाकायदा मुशायरा या कवि सम्मेलन होता है, तो उसमें आपको, मतलब समझिए साल 2 साल में एक बार हुआ, उसमें आपको एक दो कविता पढ़ने का मौका मिला। मौका मिला। जी लेकिन जी क्योंकि वो जो श्रोता हैं वो बड़े दिग्गज कवियों को सुनना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे में फिर अगर आपके पास पीएलजी जैसा मंच मिल जाए जो कि हर समय आपको प्रोत्साहित करता रहे, तो फिर जी तो जी क्या बात। जी जैसे आपके हाथ तो कुबेर का खजाना लग गया, ऐसा लगता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी तो बिल्कुल परिवार जैसा लगता है, बिल्कुल जी फ्रेंडली बिल्कुल। लगता है एकदम। और ऑफलाइन भी जाती हूँ मैं कवि जी सम्मेलनों में, यहाँ लखनऊ में जितने काव्य पाठ होते हैं। जी बाहर तो नहीं उतना जा पाती हूँ, लेकिन लखनऊ में जो जो होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कई बार किया है मैंने। जी। यहाँ पुस्तक तो मेले वगैरह लगते हैं तो उसमें करती हूँ जाके। तो कोई ऐसा संस्मरण सुनाइए, कुछ ऐसा जो बहुत विशेष हुआ हो। विशेष हुआ है, मैंने अभी तो जब मैं गई थी, ये प्राइड वुमेन ऑफ इंडिया का अवार्ड मिलना था मुझे, तो ये प्रोग्राम हरिद्वार में था। जी और मैं वैसे तो एक दिन पहले वहां चली गई थी, लेकिन जिस दिन प्रोग्राम था उस दिन मेरी अचानक से तबीयत काफी खराब हो गई। तो
मुझे उनसे ऑर्गेनाइजर से कहना पड़ा कि भाई ऐसा है कि मैं थोड़ी देर में आ पाऊंगी यहाँ पे। तो उन्होंने बहुत अच्छे से जी एडजस्ट किया, बोले कोई बात नहीं, आप बाद में आ जाइएगा और 2 घंटे रेस्ट कर लीजिए। तो फिर मेडिसिन वगैरह खा के फिर मैं गई वहां पे। तो वहां पे भी सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। और एक चीज जो मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि सीरत को इम्पोर्टेंस दो, सूरत को नहीं। बिल्कुल। तो वहां जाके जब बाद में स्टेज से उतरी मैं अपनी कविता पाठ करके और बोला, तो लोगों ने मेरी कविता की तारीफ की। कहने लगे आप, अब अपने मुंह से कहना अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं 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 नहीं, लेकिन आपके अतिरिक्त कोई बता भी तो नहीं सकता ये बात हमें। उन्होंने ये बोला कि आप जितनी अच्छी देखने में लग रही हैं उससे ज्यादा अच्छी आपकी कविता लगी। वाह। और ये सेम अभी यहाँ पे गई थी तो मैंने अपनी एक कविता पढ़ी थी, आईना। मैंने लास्ट टाइम पीएलजी में पढ़ी थी वो आईना। तो वो जब पढ़ी थी तो उसके बाद भी पब्लिक ने उठ के मेरे को अप्रिशिएट किया। वो सबसे बड़ी वाहवाही होती है अनुपम जी, जी कि बिल्कुल। लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे जी जी बिल्कुल। और आप यकीन मानिए, ये स्टेज का शायद सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता है, वो जो हैं। जी आपको लाइव वाहवाही मिलती है ना, जी जी। उससे बेहतर कोई अनुभव हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। जी जी। तो मैं जब बाहर भी निकलने लगी, यहाँ पे भी लखनऊ में भी लास्ट टाइम जो प्रोग्राम हुआ था, जो रेवांत पत्रिका की तरफ से हुआ था, और मैंने यूट्यूब पे भी डाला है उसको। तो उसके बाद भी जितनी पब्लिक थी उन्होंने आके बाद में रोक रोक के मुझसे फोन नंबर्स लिए और बोला कि आपकी कविता इतनी इफेक्टिव थी कि इस बारे में कोई सोच नहीं पाता है। जी और बिल्कुल। यकीन मानिए कि मैंने हमेशा, जब मैं क्लास में पढ़ाती थी तब भी, और जब मैं प्रिंसिपल थी तब भी, हमेशा ऐसे बच्चों में जिनमें एबिलिटीज होती थी लेकिन वो बैक बेंच पे रहते थे और करने की कोशिश नहीं करते थे, तो ऐसे बच्चों को मैंने प्रमोट किया और उनको फ्रंट पे लाई जी कि नहीं, तुम लोगों को कुछ ना कुछ करना है। तो टीचर क्या कह रही है वो एक अलग चीज हो गई, लेकिन आप लोगों को पीछे से कैसे मैंने किस हर एक बच्चे को आगे लाया। मैं मैथ्स जैसा सब्जेक्ट पढ़ाती थी और फिर मुझे लगा, फिर बच्चों ने मेरे को बोला कि मैम आपने मैथ्स में हमें इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, नहीं तो हम तो मन नहीं लगता था हमारा पढ़ने में। और जी। ये आप कैसे आप पढ़ाते हो कि हमारा एक एक क्लास का, पीछे 60 बच्चे थे क्लास में और पीछे वाले बच्चे भी कहते थे कि मैम मेरे को समझ में आ गया। तो मेरा जो काम था वो सार्थक हो गया कि मैंने हाँ किया है तो वो समझ में आ रहा है जी। अच्छे से। दिल से किया तो दिल तक पहुंचा। जी जी। तो अभी मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस लेती रहती हूँ क्योंकि मैं उस चीज को नहीं खत्म करना चाहती। जो टीचिंग है वो मेरी बेस है, वो मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो वो मैं जरूर करती हूँ। और ये मैं सब रात को लिखती हूँ। मैं कभी कभी 3-3 4-4 बजे तक जागती हूँ, तब मैं अपना काम करती हूँ, लेकिन उससे मेरा डेली रूटीन में कोई चेंज नहीं आता है। कोशिश करती हूँ कि नहीं, कब चेंजेस ना करूँ। और वहीं सेंट्रल स्कूल में ही मैंने उर्दू भी सीखी 1 साल। वहां पे वाह। उन्होंने कहा कि उर्दू सीखिए, तो मैंने उर्दू सीखी। लेकिन वो जी। अब तो आता नहीं है उसमें, तो इसलिए लिखना नहीं, भूल गई हूँ। लेकिन वर्ड्स, उनकी वॉकेबुलरी मुझे अभी तक याद है, जो बहुत जो मैंने खूब। सीखा। क्या बात है। और आपने बच्चों के साथ इतनी करीबी से काम किया, इसीलिए शायद आपकी कविताओं में भी उनकी मासूमियत बराबर झलकती है। आपकी एक कविता याद आती है, बचपन के खेल थे बड़े न्यारे, आसमां जी छू लूं अरमान थे हमारे। जी जी। बचपन की यादें यदि आप सुनाएं तो बहुत जी आनंद जी आए। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने रखी है ऊपर ही। बचपन के खेल थे बड़े न्यारे, आसमां छूनू अरमान थे हमारे, अल्हड़ सा था वो प्यारा सा बचपन। वाह। अल्हड़ सा था वो प्यारा सा बचपन, और तितली बनकर डोलते थे उपवन। ना कोई राग था ना द्वेष था, मन में भरी थी उमंग तरंग। मन में भरी थी उमंग तरंग, हंसते गाते उड़ते फिरते हम, मौज में अपनी रहते हम। पल भर का था वो रूठना, और एक पल में उठकर दौड़ना, पेड़ों पर चढ़कर बैठना, पंछी की तरह था कूकना,
और आम अमरूद के बागों से उचक उचक फल तोड़ना और नदिया किनारे लौटना और बालू के घर को तोड़ना और डाली डाली पर झूठे लेना, फिर झूम झूम कर खेलना, दिन निकला कब पता नहीं, रात ढली कब होश नहीं, चहक चहक कर मटक मटक कर, कभी डगर डगर कभी नगर नगर, अब रूठा दिल नहीं मानता कोई रूठा दिल नहीं जोड़ता, ये घुटन भरी जिंदगानी है, बस ड्यूटी अपनी निभानी है, ना लहर लहर ना चहल पहल, फिर भी जीने की राह बनानी है। मैंने एक नारी के ऊपर एक और कविता लिखी थी अनुपम जी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। मेरी सचमुच में जिंदगी, अभी जब आप ये कविता सुना रहे थे तो मुझे याद आ रही थी, ये कदम का पेड़ अगर माँ होता जमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। वो जो मासूमियत के शब्द है ना, वो इतने प्रभावी शब्द हैं कि आपकी कविता सुनते ही हर व्यक्ति अपने बचपन में चला जाए। बहुत खूबसूरत आपकी कविता। और प्लीज सुनाइए मुझे, नारी बहुत बहुत वाली भी अवश्य सुनाइए। कि मेरी जिंदगी मेरा वजूद, मैंने हर गम और खुशी को कुछ इस तरह से जिया, मैंने हर गम और खुशी को कुछ इस तरह से जिया कि ईश्वर भी न जान पाया कि उसने क्या दिया था मुझको, कि ईश्वर भी न जान पाया कि उसने क्या दिया था मुझको, बस हर पल को उसकी मेहर जानकर अपना नसीब मान लिया। जख्म कुछ ऐसे दिए तूने, रिश्ते रहे अश्वत्थामा के घावों से, जख्म कुछ ऐसे दिए तूने, रिश्ते रहे अश्वत्थामा के घावों से, जीवन पर्यंत आजीवन ताउम्र, चुभते हैं पुराने शूल से, सालते हैं दिल जलाते हैं, और तन्हाई में बहुत रुलाते हैं, तन्हाई में बहुत रुलाते हैं, क्योंकि स्त्री सामने शो नहीं करती है। जी ऐसा बिल्कुल। नहीं है कि खुशियां रूठी रही हो मुझसे, ऐसा नहीं है कि खुशियां रूठी रही हो मुझसे, पर गम के आगोश में समा गई हूं जैसे, पर गम के आगोश में समा गई हूं जैसे, किसी अंधियारे सूखे कुएं में, किसी अंधियारे सूखे कुएं से आशा की किरण जगमगाई, और उम्मीद की बेवक्त आवाज अंतरात्मा को झंकृत कर गई। जैसे इस उम्र में अब दोबारा से हम लोगों ने अपने आप को शुरू किया, न सूरज की तपिश जला पाई मेरा दामन, और न चांद की शीतलता लुभा पाई मेरा सावन, न चांद की शीतलता लुभा पाई मेरा सावन, और मैं न दुख में तड़पी न सुख में मुस्कुराई, और जीवन को मिली ताउम्र एक तन्हाई, ताउम्र एक तन्हाई। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू। हमारे एक कवि मित्र आए थे इसी कार्यक्रम में काफी समय पूर्व, और उन्होंने दो बातें कही थी। उन्होंने कहा कि एक कवि के, महान कवि होने के दो मानक होते हैं, जो उनसे उनके किसी गुरु तुल्य कवि मित्र ने कहे थे। पहला तो ये कि आप कोई नया मानक पैदा कीजिए, और कहने लगे कि मैं फिलहाल इस पर बहुत मेहनत कर रहा हूँ। और दूसरा ये कि आपकी कविताओं में रेंज कितना है, और वही मैं देख रही हूं कि आपकी कविताओं में अद्भुत रेंज है। अंजलि जी, आपने जी बहुत नारी बहुत हृदय धन्यवाद की आपका। कोमल से कोमल और कठोर से कठोर परिस्थिति की भावनाओं पर कविताएं लिखी हैं। कहीं नारी आपकी प्रेम में सराबोर है, तो कहीं संघर्षरत है, और कहीं वो एक प्रेरणा दे रही है, तू न डरेगा कभी, तू न थकेगा कभी, इस प्रकार की बहुत ही काफी व्यापक रेंज है आपकी कविताओं की, और सच में सुनकर बहुत आनंद आ रहा है। और इसी बात पर मैंने ये भी सुना, किसी उड़ती उड़ती चिड़िया ने मुझसे कहा कि आप अंग्रेजी में भी कविताएं लिखती हैं, तो यदि हो सके तो हमें अंग्रेजी की भी एक आध कविता जरूर सुनाएं आप। जी बिल्कुल सुनाती हूँ आपको। और एक तो मैंने अपनी आइडियोलॉजी बना रखी है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। जी बिल्कुल। और उसको मैं जल्दी से 1 मिनट में सुनाती हूँ आपको। जी। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल,
Axis of destruction ruins the world. Axis of destruction ruins the world. Axis of invention makes men paralyze. Axis of invention makes men paralyze. Axis of charity make men lazy. Axis of charity makes men lazy, and axis of love spoils the child. Axis of hate spoils the society. Axis of jealousy spoils the peace. Or axis of money spoils coming generations. Axis Very of true. pollution, thank you. Axis of pollution spoils the nature, and axis of work spoils the health. Axis of measureless spoils the comfort, and axis of sincerity causes many enemies. Axis of eating causes death, or axis of hunger causes death. Therefore, as balanced diet is required for healthy body, all these things are required in right ratio for healthy mankind, society and world. ये अनुपम जी मैंने अपनी आइडियोलॉजी भी बना रखी है कि मैं एक्सेस कोई भी चीज नहीं करना चाहती हूँ अपने हिसाब से. हाँ, सर्कमस्टेंशियल कोई चीज एक्सेस हो जाए तो करूं जी, उसका तो क्या ही कर. जी, मैं अपनी तरफ से बहुत सिंसियर पंक्चुअल रहने की कोशिश करती हूँ और किसी को हर्ट ना करूं ये भी कोशिश करती हूँ. और एक मैंने वुमेन पे कविता लिखी थी जिसको माँ तो दिया हुआ है मैंने टाइटल, माँ के साथ में वुमेन को मैं मानती हूँ. जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि वुमेन जो है वो मेरे लिए हर एक का रोल कर रही है, माँ का ही रोल करती है, चाहे वो पत्नी हो चाहे वो बेटी हो. जी जी बिल्कुल. There are many lines on her forehead, still she smiles. There are many lines on her forehead, still she smiles. There are many dreams in her eyelids, still she weeps. There are many thunderstorms in her heart, still she sings. And there are many tears in her eyes, still she laughs. There are many sorrows in her life, still she dances. And there are many misunderstandings in her brain, still she loves. There are many wounds in her hand, still she works. And there are many drops of sweat in her body, still she cooks. There are many pains in her legs, still she runs. And there are many problems in her mind, still she plays. And this is a woman, this is a mother, and she always there. She is always there. Absolutely true. She is always there. एक माँ कभी ना तो थकती है और ना ही सोती है. हमारी माँ हमेशा कहा करती थी जब हम इंडिया जाते थे, अब 1 महीने के बाद जब तुम लोग चले जाओगे ना तब मैं आराम से सोऊंगी. लेकिन वो आराम से सोऊंगी कभी होता ही नहीं. होता ही नहीं था. उसी के ऊपर मैंने एक कविता और लिखी है अनुपम जी है. जी जी सुनाइए ना. हारी नहीं हूं मैं जिंदगी से, हारी नहीं हूं मैं जिंदगी से, बस नहीं आता हर बात को हंसी में उड़ाना. बस नहीं आता हर बात को हंसी में उड़ाना. और थकी नहीं हूं मैं जिंदगी से, थकी नहीं हूं मैं जिंदगी से, बस नहीं आता हर काम से जी चुराना. और परेशान नहीं हूं मैं जिंदगी में, बस नहीं आता हर भावना को हर एक को समझाना. और पत्थर नहीं हूं मैं जिंदगी में, बस नहीं आता हर गम को यूं सबको दिखाना. अकड़ी नहीं हूं मैं जिंदगी में, अकड़ी नहीं हूं मैं जिंदगी में, बस नहीं आता हर शाख को यूं हर पल झुकाना, हर पल झुकाना. अब बेबस नहीं हूं मैं जिंदगी में, बस नहीं आता हर साज को यूं बेवक्त बजाना. और तड़पी नहीं हूं मैं जिंदगी में, बस नहीं आता हर घाव को यूं सबको दिखाना, हर घाव को यूं सबको दिखाना. वाह, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत. क्या बात, बहुत ही
संवेदनशील कविता ये आपकी, जी नारी के संघर्षों का सजीव चित्रण, बहुत खूबसूरत। जी, यही मैंने उसके लिए अभी सेलेक्ट की है पुस्तक के लिए कुछ जी, कविताएं बहुत अपनी। खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे आप पढ़ रहे थे और आंखों के सामने एक चित्र आता जा रहा था, उस नारी का, फिर उस नारी का, फिर उस नारी का, और कहीं ना कहीं ये सब शतरूपा नारियां एक ही देखिए, माँ भगवती की तरह आपके सामने, आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाती हैं। जी जी सचमुच में अंजलि जी, समय का पता ही नहीं चला और कार्यक्रम का समय हुआ चाहता है। तो जाते जाते एक आपकी बहुत ही खूबसूरत कविता है, मिलन। यदि आप हमें वो सुनाएं तो बहुत ही अनुकंपा होगी। सांझ का सुहाना पल, दिन और रात का वो मिलन। जी, अभी निकाल। कभी लखनऊ आना हुआ तो आकर आपकी चूड़ियों का कलेक्शन जरूर देखेंगे। बहुत अरे वो भी खूबसूरत आपने चूड़ियां देखी? आप हमेशा पहनती हैं और हम हमेशा नोटिस करते हैं। ये दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पे, रखी हुई कहाँ चली गई? वो कहाँ रख दी मैंने? चलिए कोई बात नहीं, कोई और कविता सुना दीजिए। हाँ, ये रही मेरी। मिलन। मैं कुछ थोड़ा सा, अनुपम जी, एब्स्ट्रैक्ट काम करने की कोशिश करती हूँ। जी जैसे कि पतंग है, तो पतंग के ऊपर कविता लिखनी है जैसे, तो पतंग के वो उसके रंग बिरंगे तरीकों पे और उसके ऊपर लिखेंगे। लेकिन मैंने उस पतंग को भी डोर से जोड़ा, कि जो पतंग जो है वो जमीन से जुड़ी हुई है या डोर से जुड़ी हुई है, वही ऊंची उड़ती है, उड़ान भरती है। तो बिल्कुल उसी बिल्कुल। तरीके से जी जी, जी ये जो मिलन कविता है, इसमें मैंने कुछ थोड़ा सा दूसरा एस्पेक्ट लिया है, शायद आपको पसंद आए। कि जी बिल्कुल। जी, सांझ का सुहाना पल, दिन और रात का मिलन, कितना प्यारा लगता है वो जीवन का हसीन क्षण। संगम का पवित्र जल, गंगा और यमुना का मिलन, और कितना निर्मल लगता है वो धवल श्याम सा रंग। वाह। संगम पे जब पानी मिलते हैं जी तो वो जी, अलग अलग फील अलग होते दिखते हैं। जी जी जी। हैं। आसमान पर बिखरी लालिमा, चिड़ा और चिड़ी का मिलन। कितना हम लोग मोस्टली ध्यान देते हैं तो सूरज की लालिमा पे ही ध्यान देते हैं। तो आसमां पर बिखरी लालिमा, चिड़ा और चिड़ी का मिलन, और कितना अच्छा लगता है वो भोर का चहकतापन। तो चिड़ियों की चींची होती है तो भोर और अच्छी लगने जी लगती है। अब बगिया में फैली हरियाली, बेड़ों बेलों और पेड़ों का मिलन। बेलों और पेड़ों का मिलन, कितनी मोहक लगती है वो फूलों की भीनी सुगंध। वाह। पूनम की आधी रात, पूनम की आधी रात, चांदनी और तम का मिलन, कितना उज्जवल लगता है वो रात्रि का भीगा पहर। दृष्टि का अंतिम छोर, क्षितिज जो है उसको मैंने व्याख्या की है। जी जी जी। दृष्टि का अंतिम छोर, आसमान और जमीन का मिलन। आसमान और जमीन का मिलन कितना सुकून देता है। अंतिम नजर का फल, वो अंतिम नजर का फल, झिलमिलाते आकाश में तारे। झिलमिलाते से आकाश में तारे, तन और मन का मिलन, कितने सुहाने लगते हैं। टिमटिमाते है अपने तारे, वो टिमटिमाते से अपने सितारे, जीवन का अंतिम सफर। ये वाला मिलन थोड़ा दुखदाई है। जीवन का अंतिम सफर, जिंदगी और मौत का मिलन। जिंदगी और मौत का मिलन, कितना कठिन लगता है। वो अपनों से जुदाई का, वो अपनों से जुदाई का गम। ये अपने जो हम लोग रह जाते हैं, वो तो जो सोचते हैं, ये फीलिंग्स, अनुपम जी, मैंने अपनी मम्मी को जब लास्ट मोमेंट पे देखा, तो उनकी आंखों में जो एक दर्द था,
हम सबको छोड़ के जाने का, वो एक मैंने अलग ही महसूस किया, उसको मैं बयान नहीं कर सकते। इतना जो फीलिंग्स आई थी, वो क्या सोच रही हैं ये सब, मैं छोड़ के जा रही हूँ उनको, मतलब जो उस मरने वाला क्या सोच रहा है, वो फीलिंग्स मैंने महसूस की उनकी तरफ से। जी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दार्शनिक कविता ये आपकी। और सच में दो पल को शायद मेरे साथ साथ जितने भी श्रोतागण हैं वे सब अपने किसी ना किसी प्रिय के अंतिम समय के अवस्था में, बेला में पहुंच गए होंगे। क्योंकि वाकई में मृत्यु में एक अजीब तरह की फाइनलिटी होती है। जी जी। उसके बाद चाहे आप कितना भी जोर लगा लें, उनसे मिलना नहीं होता। एक हमारे पंजाबी में एक जिसे कहिए कि एक तरह की रीत होती है जिसे हम कहते हैं मुखा जात्री, कि मुख देख लीजिए, क्योंकि ये चेहरा फिर नहीं दिखेगा। हाँ, हम जानते हैं वो आत्मा कोई नया रूप लेकर आएगी, पर ये रूप जिसमें आप उनको पहचानते हैं, ये रूप आपको फिर कभी नहीं मिलेगा देखने। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि जीवन का अंतिम सफर जीवन और मौत का मिलन कितना कठिन लगता है, वो अपनों की जुदाई का। और उस गम को झेलकर भी हम जीते चले जाते हैं जब तक कि हम उस छोर पर नहीं पहुंचते जहां हमारा जीवन मृत्यु से मिलेगा। बहुत खूबसूरत कविता आपकी, और बहुत मार्मिक शब्द, बहुत संवेदनशीलता से परिपूर्ण। क्या कहूं मैं, भावुक कर दिया आपने। बहुत ही अच्छे शब्द आपके। अंजलि जी, आप एक अध्यापिका हैं, आप एक माँ हैं, आपने जीवन में अनेक भूमिकाएं निभाई। तो जाते जाते अपने भारत के युवा से कुछ संदेश यदि आप देना चाहें, कुछ उनसे कहना चाहें तो अवश्य कहें। एक तो मैं संदेश अपना अवश्य दूंगी। एक मैंने कविता लिखी थी आजादी के मत वाले, उसके लास्ट की कंक्लूडेटरी लाइंस आपको खाली पढ़ रही हूँ क्योंकि समय कम है, कि उसमें भी मैंने कुछ थोड़ा सा आह्वान किया है, तो उसी को संदेश के रूप में। जी जी जी, जरूर जरूर जी, स्वागत। आओ हम सब मिलकर कर लें उमंग भरा एक आह्वान, ये कविता की अंतिम पंक्तियां हैं। आओ हम सब मिलकर कर लें उमंग भरा एक आह्वान, किसी त्याग की ना करे अवहेलना, आजादी जो मिली त्याग सी उसका रख लें कुछ मान, और हम भी लाएं अपने मन में कुछ त्याग समर्पण भाव, और हम भी लाएं अपने मन में कुछ त्याग समर्पण भाव, और बनी रहे तब मत वालों की कुर्बानी की भी लाज, बनी रहे तब मत वालों की कुर्बानी की भी लाज, और अपने मन में जोश भरें कुछ कर लें अच्छा काम, और भारत माँ की रक्षा में दे दें अपना बलिदान, और देश हित में कर्म करें, देश हित में कर्म करें और संसाधनों का करें सम्मान, और मातृभूमि पर मर मिटने को हो जाएं तैयार, मातृभूमि पर मर मिटने को हो जाएं तैयार। बहुत खूब। और थैंक यू सो मच। और एक संदेश मैं और बोलना चाहती हूँ, जो मैंने जनरल एक सामाजिक तौर पे सोचा है कि ये लोगों को करना चाहिए, कि अपनी प्रशंसा अगर करवानी है, अपनी प्रशंसा करवानी हो तो दूसरों की तारीफ करना सीखो, तो दूसरों की तारीफ करना सीखो, और अपने दुख में भागीदारी चाहिए तो दूसरों के दुख को महसूस करना सीखो, तो दूसरों के दुख को महसूस करना सीखो, और अपनी खुशी बढ़ानी है सबके सुख में जीना सीखो, तो सबके सुख में जीना सीखो। और न्यूटन का है यही नियम, हर क्रिया की होगी प्रतिक्रिया, तो जितनी शिद्दत से करोगे अच्छे कर्म उतनी ही फलदायी अच्छी होगी प्रतिक्रिया। बहुत खूब, वाह वाह, बहुत खूब। ये तो मुझे लगता है कि सबका फेसबुक और व्हाट्सएप का स्टेटस होना चाहिए
ताकि लोग इसे बार बार पढ़ें और याद रखें कि जैसी क्रिया करेंगे वैसी ही प्रतिक्रिया मिलेगी। तो अच्छा करो तो अच्छा ही होगा। बहुत खूब, बहुत सुंदर संदेश आपका अंजलि जी। और इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया। हालांकि विश्वास कीजिएगा, बिल्कुल नहीं पता भरा। नहीं चला कैसे समय पंख लगाकर उड़ गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे लिए इतना आपका समय बहुत निकाला बहुत और बहुत अच्छी कविताएं सुनाई, बहुत प्रेरणा दी। आने वाली पीढ़ी के लेखकों को, बच्चों को सन्मार्ग दिखाया आपने, नारी हृदय का एक आईना दिखाया हमें। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी आगामी पुस्तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं अपने सभी दर्शकों से अब इजाजत लेना चाहूंगी। नमस्कार। अगले सप्ताह हमारा ये कार्यक्रम नहीं होगा क्योंकि पीएलजी एक विशेष कार्यक्रम लेकर आ रहा है, परंतु उसके बाद से हमारी ये साक्षात्कार की अविरल धारा अवश्य बहेगी। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ जी, रात्रि, शब खैर। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद अनुपम, अंजलि। बहुत बहुत धन्यवाद। और पीएलजी का बहुत बहुत धन्यवाद, सब बहुत बहुत धन्यवाद।